हाँ जी बच्चों, बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांति। बातचीत बिल्कुल भी नहीं, बातचीत बिल्कुल भी नहीं। देखो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लास्ट क्लास के अंदर हमने गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के बारे में बिल्कुल थ्योरी और इंट्रोडक्शन सब कुछ हमने पढ़ लिया था। गुडविल कितने तरीके की होती है, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, और गुडविल क्या होती है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन में बात कर ली थी। आइए ना, उनमें से जितने भी हमारे 5-10 क्वेश्चन निकल सकते थे एमसीक्यू की, हमने वाली बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं टोटली अबाउट किसके, उसके मेथड्स की। किसकी बात करेंगे, उसके हम मेथड की बात करेंगे। बात करोगे नहीं हुई। इसके अंदर सबसे पहले मेथड आता है एवरेज मेथड। कौन सा मेथड लेंगे हम, एवरेज। चलो जी, एवरेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड सुन रहे हैं ना। देखो जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में इसमें सबसे पहले आता है हमारा सिंपल एवरेज। एक आता है वेटेड एवरेज, एक आता है सिंपल एवरेज। तो मैं बात करूँ आपसे किसकी, पहले सिंपल एवरेज की बात करूंगा। सिंपल एवरेज ये बहुत, मतलब ये बहुत कॉमन मेथड है और बहुत ज़्यादा आता है आपके सिलेबस में। समझ गए, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ यही आता है, ठीक है ना। सिंपल एवरेज मेथड क्लियर ही नहीं है। तो मेरे बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। बात करोगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस, बात क्लियर होगी नहीं हुई, ठीक है। पता है क्या है, अब बात, ये बात की बात है, क्या मतलब है। देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट का मतलब है एफ एम पी। बोलो बोलो जल्दी। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है एफ एम पी, ठीक है ना। अब एफ एम पी को हम कहते हैं फ्यूचर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर में मेंटेन करने वाला प्रॉफिट, फ्यूचर में मेंटेन करने वाला प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो हम फ्यूचर में मेंटेन करेंगे। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, ठीक है। अब देखो पहले हम बात करते हैं कि हम एफ क्यों लेते हैं। नॉर्मली जब भी कोई टीचर नॉर्मली हमें पढ़ाता है तो वो हमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट कह के ही बात खत्म कर देता है, एफ की चर्चा कोई नहीं करता। एवरेज प्रॉफिट को हम एफ कहते हैं। एफ का मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो हम फ्यूचर में मेंटेन करेंगे, वो प्रॉफिट जो हम फ्यूचर में मेंटेन करेंगे वो हम कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एक्चुअली क्या होता है मेरे बच्चे, गुडविल का जो इम्पैक्ट होता है वो आज का इम्पैक्ट नहीं होता, पास्ट का प्रेजेंट होता है, फ्यूचर का इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो मैंने आज आपको अपनी तरफ से अच्छी सर्विसेज दी है ना, और आप मेरी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हो, तो फ्यूचर में आप ही के रेफरेंस से मेरे पास क्या आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, क्लाइंट आएगा, ऐसा मान के चलो। यानी कि अगर मैंने आपकी नज़रों में आज गुडविल क्रिएट कर ली अपनी, आए ना, ये विशेष की अपनी गुडविल क्रिएट कर दी आपकी नज़रों में, तो आप बाय डिफॉल्ट रेफरेंस जो दोगे वो हमको ही दोगे। सही बात ही नहीं है। तो ये सब बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कि गुडविल की वजह से, बोलो, गुडविल की वजह से फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मेंटेन हो जाएगा, गुडविल की वजह से फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मेंटेन हो जाएगा, वो सब कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर में मेंटेन होने वाला प्रॉफिट। बात क्लियर होगी नहीं होगी। अब सवाल ये आता है कि हम ये एवरेज प्रॉफिट या एफएमपी कैसे निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल, लिखना मत, साथ साथ मत लिखना अभी, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, मैंने बीच में डैश छोड़ा हुआ है, यहाँ पे यानी कुछ लिखूंगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मेरी बात क्लियर हो गई, बंद कर दो, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर ही नहीं है। अब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इसका मतलब क्या हुआ पहले समझते हैं हम इन बातों को। देखो एवरेज निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, तुम बड़े प्यार से निकाल भी दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें 4 साल का एवरेज निकालना है तो तुम क्या करोगे, 4 साल के प्रॉफिट को प्लस कर दोगे, डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे। मैं बोलूँगा 5 साल का प्रॉफिट निकालना है एवरेज, तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 5। हाँ ये ना। और 3 साल का निकालना है तो 3 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय 3। तो ये तुम्हारा एवरेज निकालना तो बड़ा आसान है। बोलो हाँ ये ना। अच्छा मान के चलो तुम्हें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तुम्हें 5 साल का एवरेज निकालना है, और लेकिन मान के चलो पहला दूसरा तीसरा चौथे साल में तुम्हें लॉस हुआ था, ठीक है ना। तो क्या करोगे, प्लस 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 लॉस को माइनस एंड प्लस, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 5 ही करोगे। ऐसे भी नहीं 4 मत कर देना, क्योंकि आप जो आइटम ले रहे हो 5 साल के ले रहे हो, ऐसे भी नहीं। बट एवरेज का ये तो क्लियर हो गया इतना। लेकिन सवाल आता है यहाँ पे टोटल प्रॉफिट नहीं लिया जाता, यहाँ पे लिया जाता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या लिया जाता है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। अब मन में एक सवाल आएगा कि सर ये एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ये एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट होगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी। आओ जरा हम इसकी चर्चा करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या लिखा बेटा मैंने, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन की चर्चा करते हैं, इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, 2011, 2012, 2013 मैंने ऐसे ही ये 3 साल ले लिए, 11, 12, 13। मैं 4 साल भी ले सकता हूँ, 5 साल भी ले सकता हूँ। मैंने ऐसे ही इमेजिंग करने के लिए 3 साल ले लिए कि क्वेश्चन ने हमें 3 साल का एवरेज करने के लिए बोला था। ठीक है, तुमको ना ये प्रॉफिट दिया जाएगा, ऑलरेडी ये प्रॉफिट दिया जाएगा। इसे आप नेट प्रॉफिट कह सकते हो कि तुम्हें ऑलरेडी मिलेगा प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। क्लियर ही नहीं है, ये तुम्हें मिलेगा। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। ठीक है, ये प्रॉफिट तुमने कैसे निकाला होगा, कॉमन सेंस लगाना। ये प्रॉफिट तुमने कैसे निकाला होगा, ठीक है। आपने 11th क्लास के अंदर क्या सीखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट। याद है ये नहीं है, सारे बच्चे बोलो फटाफट से हाँ या ना। ठीक है, चलो अब तुम सब बच्चे ये जानते हो, तुम ये सारे बच्चे ये जानते हो कि यहाँ की तरफ तुम क्या लिखते थे, ग्रॉस प्रॉफिट आता था तुम्हारा। बोलो हाँ या ना, आता था नहीं आता था। और ये तुम्हारी क्रेडिट साइड होती थी, ये तुम्हारी डेबिट साइड होती थी। यहाँ पर मेरे बच्चों तुम क्या लिखते थे, जो भी तुम्हारी इनकम होती थी, और यहाँ पे तुम क्या लिखते थे, जो भी तुम्हारे खर्चे होते थे। क्या मेरे पास समझ में आई है नहीं आई, बोलो हाँ या ना। पता है बच्चों, इनकम को ऐड करके और खर्चों को लेस करके यहाँ पे तुम निकालते थे ये नेट प्रॉफिट। क्या सब बच्चों को मेरी बात क्लियर है। वही नेट प्रॉफिट तुम्हें यहाँ गिवन होगा ऑलरेडी, ये तुम्हें दे रखा होगा। क्लियर ही नहीं है, वही नेट प्रॉफिट तुम्हें क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा होगा। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़े। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, एडजस्टेड प्रॉफिट। मतलब कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, मतलब कुछ एडजस्टमेंट करनी है। सर एडजस्टमेंट कौन सी, देखो पहले एडजस्टमेंट है प्लस करो या माइनस करो। क्या करो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जोर से बोलो, क्या लिखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो इस प्रॉफिट में, अगर मान लो इस प्रॉफिट में कोई गलती है, बोलो इस प्रॉफिट में कोई गलती है, तो उस गलती को सुधारो। कॉमन सेंस लगाना राघव, अगर मेरे बेटा इन प्रॉफिटों में गलती होगी तो तेरा एवरेज भी क्या आएगा, गलत आएगा। तेरा एवरेज गलत आएगा तो तेरे गुडविल पे क्या आएगी, गलत आएगी। सही बात है, ये नहीं है। तो यानी कि ये कहा जाता है कि अगर जो भी तुम्हें प्रॉफिट दे रखा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, वॉट एवर ईयर तुम्हें प्रॉफिट गिवन है, और किसी भी ईयर के प्रॉफिट में तुम्हें गड़बड़ दे रखी, गलती दे रखी है, किसी भी ईयर के प्रॉफिट में कोई गलती दे रखी है, तो उस गलती को सुधारो। प्लस करके सुधारना है तो प्लस करके सुधारो, माइनस करके करना है तो माइनस करके सुधारो, लेकिन सुधारो। अगर एक भी इनकम गलत ले ली है, एक भी खर्चा गलत ले लिया है, तो उसे सही करो। बोलो हाँ या ना, मतलब रेक्टिफाई करो। बोलो हाँ या ना। तो पहले स्टेप तुम्हारा यही होना चाहिए, क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। प्रॉफिट में गलतियां हैं तो गलतियों को सुधारो। क्या मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप सुन रहे ना, दूसरा स्टेप है, देखो यहाँ पे जो इनकम होती है ना राघव, यहाँ पे जो इनकम होती है और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, बोलो यहाँ पे जो इनकम होती है और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं,
इनकम यहाँ पे जो इनकम होती है, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो देखो दो तरीके की इनकम होती है बेटा जी। एक होती है नॉर्मल इनकम और एक होती है एबनॉर्मल इनकम। जोड़ दो बोलो। एक होती है, हाँ भाई, हेलो, नंबर बता, कौन सी? 95 97? मेरी ही है भाई। अच्छा, और बैच के बात कर लूँ? मेरी तो पीछे ही खड़ी हुई है। 9597 ही कह रहा है ना तू? 2 मिनट रुक। ओए यार, बड़ी दिक्कत है यार। नॉर्मल और, एक मिनट होल्ड करना बच्चे, ठीक है? पूरी जगह खाली पड़ी है, दिमाग खराब करती है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, है ना? तो दो तरीके की मैंने इनकम बताई आपको, नॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल इनकम। और खर्चे मैंने दो बताए आपको, नॉर्मल खर्चे और एबनॉर्मल खर्चे। अब दीदी बात करते हैं पहले एबनॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल खर्चे और नॉर्मल खर्चे क्या होते हैं, पहले बात समझते हैं। देखो, नॉर्मल का मतलब है जो होता ही है, नॉर्मल इनकम नॉर्मल खर्चे जो होता ही है। एबनॉर्मल का मतलब पता है क्या होता है वंशिका दीदी? जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। मतलब दीदी, जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, मतलब कभी कभार होता है हमारे बिजनेस में। मतलब ये वो ट्रांजेक्शन है, ये वो इनकम है जो नॉर्मली नहीं होती, कभी कभी देखने को मिलेगी। आया से भी नहीं आया? उसे बोलते हैं एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। दीदी ध्यान रखना कि हमारी जो गुडविल बनती है ना, वो हमेशा नॉर्मल से बनती है, कभी एबनॉर्मल से नहीं बनती। एग्जाम्पल देता हूँ लाइक लॉस बाय फायर, ये रख दे।
लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, सुनो, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, मतलब आग लग गई या चोरी हो गई, आग लग गई या चोरी हो गई, क्लियर ही नहीं है? तो क्या होगा इसका मतलब, सुनो अब मुझे बताओ, अगर किसी की दुकान में आग लग गई या चोरी हो गई तो क्या हम ऐसा कभी कहते हैं देखियो आग लग गई, इसकी गुडविल की तो ऐसी तैसी हो गई, ऐसा होता है क्या कभी? बहुत लाइव एग्जांपल देता हूँ मेरे बच्चे, बहुत एग्जांपल देता हूँ। लाइक जैसे लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में आपको पता है कि नॉर्मली कोचिंग स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो गए थे। अब कॉलेजेस और जो स्कूल्स हैं उनका तो ऑलरेडी एक रिकॉग्नाइज सेक्टर होता है ना, ऑलरेडी बच्चा जब पढ़ रहा है तो बच्चा पढ़ ही रहा है, फीस तो पूरी देनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत कट कर देगी, चलो चले बस नहीं चली ये नहीं चला, उसकी फीस फिर भी माफ हो गई, लेकिन आपको रूटीन फीस तो फिर भी देनी ही थी, बोलो हाँ ये ना। तो स्कूल कॉलेजेस की फीस कहीं नहीं जाने वाली। व्हाट अबाउट कोचिंग सेंटर्स, व्हाट अबाउट ये जो हम एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह जो चलती हैं, इनका क्या होगा? सवाल ये आता है। यहाँ पे कोई परमानेंट बच्चा नहीं है, क्लियर ही नहीं है बच्चा है तो वो कमा रहे हैं, बच्चा नहीं है तो नहीं कमा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये वाला जो बिजनेस है वो नॉर्मली ऑफलाइन वाला है, स्पेशली क्या हुआ, डाउन हुआ। अब कि उसमें अगर बिजनेस डाउन हुआ तो हम इसका ये मतलब मान ले देखियो इसकी तो गुडविल की ऐसी तैसी हो गई। ये हमें भी पता था कि ये जो लॉकडाउन है ये एक फिक्स पीरियड तक है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना है ना। लेकिन जब भी लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा बच्चा ऑटोमेटिकली हमारे पास आना शुरू होगा और हमारे नाम पर ही आना शुरू होगा, यानी कि हमारी गुडविल के नेम पर ही आना शुरू होगा। सही बात कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना ये वाली बात? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एबनॉर्मल खर्चा हुआ, कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ, उससे हमारी गुडविल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? अब जैसे एक एग्जाम्पल बताओ, जब आग लग जाती है, आग लगने से इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या देते हैं, कंपनी को पैसा देते हैं, तो उसे क्या हो रहा है, एबनॉर्मल इनकम हो रही है। तो क्या एबनॉर्मल इनकम, ये इंश्योरेंस क्लेम हर साल मिलता है? नहीं मिलता। तो ये कौन सी इनकम हो गई, एबनॉर्मल इनकम हो गई। मेरी बात क्लियर? इससे गुडविल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं है। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि गुडविल किससे बनती है, सिर्फ हमारी नॉर्मल एक्टिविटी से बनती है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रोज आपका TTS में 5 बजे आपके पास आता हूँ, रूटीन में आता हूँ, रूटीन में आप सभी के साथ मेहनत करता हूँ, यही नहीं, ये मेरी कौन सी एक्टिविटी है, नॉर्मल एक्टिविटी है। इससे ही मेरी गुडविल क्रिएट होती है, मेरी किसी एबनॉर्मल एक्टिविटी से मेरी कोई गुडविल क्रिएट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एबनॉर्मल एक्टिविटी का मतलब मैं तुम्हें बता दूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे दूँ। फॉर एग्जाम्पल पार्टी सार्टी करना, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? जैसे फॉर एग्जाम्पल हर महीने हम क्या कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें ट्रिप पे ले जाऊँ, मान लो अगर मैं वाटर पार्क की ट्रिप पे ले जाऊँ, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला मेरी गुडविल पे, ना बनेगी ना बिगड़ेगी। बोलो हाँ ये ना, बस एक ट्रिप था, छुट्टियां थी, एक दिन का ट्रिप था वाटर पार्क में, चले गए, दैट्स ऑल। इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला, ये एक एबनॉर्मल एक्टिविटीज है बस, इससे गुडविल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना हमेशा। क्लियर ही नहीं है? लेकिन हाँ अगर मान के चलो मैं तुम्हारे लिए कोई सेमिनार कंडक्ट करवाऊँ, हाँ ये ना, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे करियर की बातें करूँ, मैं तुम्हारे लिए 12th के बाद की बातें करूँ तुम्हारे लिए, या तुम्हें 4 बातें एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूँ, तो अभी समझ लेना यहाँ पर मेरे गुडविल फर्क पड़ता है कि हाँ भाई हम कॉमर्स के अंदर कुछ ना कुछ मेहनत एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ये नॉर्मल एक्टिविटीज कहलाएंगी हमारी। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो नॉर्मल एक्टिविटी से गुडविल बनती है, एबनॉर्मल से गुडविल नहीं बनती है। मेरी बात ये डाइजेस्ट होगी? बोलो हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? अब दीदी बात करते इधर देखना, जब इनकम ऐड करी होगी तो मैंने नॉर्मल इनकम भी ऐड करी होगी और मैंने एबनॉर्मल इनकम भी ऐड करी होगी। सही बात है ये नहीं है? जब मैंने खर्चे लेस करे होंगे वंशिका दीदी, मैंने नॉर्मल भी लेस करेंगे और मैंने एबनॉर्मल भी लेस करूंगी। दीदी मुझे कौन से नहीं चाहिए ये बताओ? मुझे तो नॉर्मल चाहिए, एबनॉर्मल नहीं चाहिए। लेकिन नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल, इन चारों का इफेक्ट कहाँ है, इस नेट प्रॉफिट पर होगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ये नहीं है? तो बेटा मुझे कौन से हटाने हैं, एबनॉर्मल हटाने हैं, क्योंकि मुझे एबनॉर्मल चाहिए नहीं। अब बता राघव, मैंने एबनॉर्मल इनकम को क्या करा हुआ है, ऐड, ऐड को हटाने के लिए क्या कर दूं, लेस। आया समझ में नहीं आया? यहाँ पे लिखूंगा लेस करूंगा, क्या लिखूंगा राघव बेटा, एबनॉर्मल इनकम या प्रॉफिट। आया समझ में नहीं आया राघव बच्चे? क्लियर है? अच्छा, एबनॉर्मल खर्चे मैंने क्या करे होंगे, लेस, लेस को हटाने के लिए उल्टा कर दो, ऐड। आया समझ में नहीं आया? एबनॉर्मल हटा दो। क्लियर है ये नहीं है? एबनॉर्मल लॉसेस या एक्सपेंसेस, जो भी तुम बोलो। आया समझ में नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना? तो राघव 2 बात क्लियर हो गई। रेक्टिफिकेशन लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, जिससे प्रॉफिट सही हो जाए, क्योंकि सही प्रॉफिट ही सही आंसर देगा। सही बात है। दूसरी बात, एबनॉर्मल हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि एबनॉर्मल से गुडविल पर कोई फर्क पड़ता, इनसे ना तो कोई गुडविल बनती है और ना बिगड़ती है।
इससे इसकी नीड हमें नहीं है। हमें ये चाहिए कि गुडविल की वजह से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और गुडविल की वजह से जो हम कमाते हैं वो हमारी नॉर्मल इनकम होती है, नॉर्मल खर्चा होता है। आया समझ में नहीं आया? आया ना? मेरी नॉर्मल इनकम नॉर्मल खर्चे से गुडविल पैदा होती है। आया? बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक चीज बताओ मेरे बच्चे, मैंने क्या हटाने की बात करी? मैंने एबनॉर्मल हटाने की बात करी। बोलो हाँ या ना। मुझे कॉमन सेंस बताना, दे दो दीदी, ठीक है। मुझे कॉमन सेंस बताना, अगर कोई नॉर्मल खर्चा था, राघव बताइए, कोई नॉर्मल खर्चा था, है ना, मैं लेस करना भूल गया। कोई नॉर्मल इनकम थी, मैं ऐड करना भूल गया, तो क्या करूं राघव? मैंने बोला एबनॉर्मल हटा दो, मैंने बोला एबनॉर्मल हटा दो, नॉर्मल हटाने के लिए बोला मैंने। लेकिन कॉमन सेंस लगाइए, बुद्धि का प्रयोग कर। नॉर्मल इनकम ऐड करनी थी, कोई थी नॉर्मल इनकम, मैं ऐड करनी भूल गया। कोई नॉर्मल खर्चा था, लेस करना था, मैं लेस करना भूल गया, तो क्या करूं? ऐड या लेस कर दो। बोलो हाँ या ना। तो अगर कोई नॉर्मल इनकम है, अगर कोई नॉर्मल खर्चा है और वो प्लस या माइनस होने से रह गया है, तो उसे प्लस या माइनस कर दो। आया समझ में नहीं आया? तो बताओ, अगर कोई नॉर्मल इनकम है तो उसे ऐड करो, ऐड नॉर्मल इनकम। ये बस ये ध्यान रखना वंशिका दीदी, ये नॉर्मल इनकम हम कौन सी लेते हैं? फ्यूचर की। अभी समझाऊंगा क्यों लेते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है, वो लेस करने से रह गया तो उसे क्या कर दो? लेस कर दो। भाई नॉर्मल खर्चे भी कौन सा लेते हैं? फ्यूचर का लेते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना। अभी फ्यूचर का क्यों लेते हैं, बात समझते हैं। एक्चुअली मैंने क्या निकाला, हम निकाल रहे हैं एफएमपी, हम निकाल रहे हैं फ्यूचर में मेंटेन होने वाला प्रॉफिट। बोलो हाँ ये ना। क्लियर है? तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि आज की गुडविल की वजह से, बोलो आज की गुडविल की वजह से फ्यूचर का आने वाला प्रॉफिट निकालते हैं। अब फ्यूचर प्रॉफिट निकाला तो जाता नहीं है, उसका एक अप्रोक्सीमेशन, प्रिडिक्शन की जाती है। और तो प्रिडिक्शन किस बेस पे करते हैं? जो हमने पिछला प्रॉफिट कमा रखा है उसके बेस पर करते हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हम ये देखते हैं कि आज अगर कोई हमारे पास प्रॉफिट है तो फ्यूचर में कितना हो जाएगा प्रॉफिट। बात क्लियर हो गई? फ्यूचर की कोशिश करते हैं निकालने की। तो वो कैसे निकालते हैं? पहले रेक्टिफिकेशन लगाते हैं और एबनॉर्मल हटाते हैं, तो नॉर्मल इनकम आ जाती है हमारी। आया सही में नहीं आया? अब दूसरी बात समझना, ऐसी इनकम जो इस वक्त नहीं है लेकिन गुडविल की वजह से कब होगी? फ्यूचर में होगी। दोबारा बोल रहा हूं, ऐसी इनकम जो इस वक्त नहीं है लेकिन कब होगी? फ्यूचर में होगी। किसकी वजह से? गुडविल की वजह से। और वो इनकम कौन सी होनी चाहिए? नॉर्मल। एबनॉर्मल तुम लेते ही नहीं है। आया समझ में नहीं आया? ऐसे खर्चे जो इस वक्त नहीं हो रहे कब होंगे? फ्यूचर में होंगे, बट किसकी वजह से? गुडविल के कारण। उसे क्या कर दो? लेस कर दो। तो फ्यूचर में आने वाले खर्चे इनकम को हम एडजस्ट करते हैं। तो तीन बातें याद कर लो। कितनी बातें बोली मैंने? तीन बातें। जल्दी जल्दी बोलो, कितनी बातें? तीन बातें। बोलो रेक्टिफिकेशन लगाओ, बोलो रेक्टिफिकेशन लगाओ, जोर से बोलो रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो, फ्यूचर को एडजस्ट करो। दोबारा बोलो रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो। बात करो, फ्यूचर को एडजस्ट करो। आया से नहीं आया? ये तीन बातें करने से एक चीज और आती है अभी, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले रहा, सुपर प्रॉफिट में बात बताऊंगा। ये तीन बातें एडजस्ट करने से तुम्हारा निकल जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। दीदी क्या निकल जाएगा? बोलो एडजस्टेड प्रॉफिट। और दीदी ये तुम्हारा एडजस्टेड प्रॉफिट, ये यस ये एडजस्टेड प्रॉफिट बचेगा दीदी। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। क्योंकि हम तो 3 साल का ले रहे हैं तो 3 कर देंगे डिवाइड, एवरेज आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट की किससे? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है। बात क्लियर होगी? बताओ, पहले एवरेज क्लियर हो गया, एवरेज क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है। आ जाओ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर 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 ऑफ परचेज। आया? जल्दी बोलिए फटाफट से हाँ या ना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब बात समझना मेरे बच्चे, ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज होता क्या, कैसे निकालते हैं? देखो, सपोज मान लो
ठीक है, मान लो ये है, ये है वंशज त्यागी। ये है वंशज का परफ्यूम। ठीक है, ये है वंशज त्यागी और ये है वंशज त्यागी का परफ्यूम। ठीक है, ठीक है, अब बात समझ लेना। पता क्या है, वंशज त्यागी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। देखो ये रही, ये 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 20 रुपए, ऐसा बहुत पैसा है इसके पास। 5, 10, 20 रुपए के सिक्के बहुत है, क्लियर नहीं है? ठीक है, अब मंशा पता क्या सोच रही है, मंशा कह रही है यार मैं ना सोच रही हूँ एक रेस्टोरेंट खोल लूँ, बिल्कुल बीकानेर जैसा। मैं ना एक रेस्टोरेंट खोल लूँ, बिल्कुल बीकानेर जैसा। ठीक है ना, ये वैसे बना दिया मजे मजे पता नहीं क्या है। ठीक है, मैं ना रेस्टोरेंट खोल लेती हूँ एक बीकानेर जैसा। ऐसा कौन सोच रही है, मंशा सोच रही है, क्लियर ही नहीं है? ठीक है ना, मंशा एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते अपने नाम से, मंशा फूड फैक्ट्री। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। ठीक है ना, बेटा ऐसे तो बदतमीजी मत करो बेटा, मैं नहीं कर रहा मंशा बिल्कुल भी। मंशा फूड फैक्ट्री, क्लियर नहीं है? तो मंशा जो है वो फूड फैक्ट्री ओपन करना चाहती है अपने नाम से। ठीक है, मंशा ने बोला अपनी सो कोल्ड फ्रेंड सृष्टि से। ठीक है ना, ठीक है, मंशा ने बोला सृष्टि यार ये सही है। सृष्टि ने बोला देख मंशा एक चीज और भी कर सकती है तू, कि तू ना मतलब अपने नाम से मत कर, एक बिजनेस बिक रहा है, बहुत नामी ग्रामी बिजनेस है। मैंने कहा, मंशा ने बोला कौन सा बिजनेस है बता ना। उन्हें बोला बीकानेर का जो मालिक है ना वो मर गया है। तो उस मंशा ने बोला बीकानेर का मालिक, सॉरी सृष्टि ने बोला बीकानेर का मालिक मर गया है और उसकी जो औलादें हैं ना वो बीकानेर बेच रही हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है, बिल्कुल वैसा ही है बिल्कुल। ठीक है ना, तू उसको बाई क्यों नहीं कर लेती? ऐसा सृष्टि ने सजेशन दिया मंशा को। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? अब मुझे एक बात बताओ, तुम क्या सजेशन दोगे मंशा को? बीकानेर परचेज कर ले, ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल ऑलरेडी, उसे ग्रो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले दिन ही गले बैठेगी और काम करना शुरू कर देगी। सही बात है ये नहीं है? बोलो हाँ ये नहीं, क्लियर ही नहीं है? सही बात है ये नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मंशा को समझ में आ गई। वैसे समझ में नहीं आई, मोटी बुद्धि है, लेकिन फिर भी तो बात समझ में आ गई, क्योंकि जब इतने लोगों ने तो बोला कि बहन ऐसे कर ले ऐसे कर ले, तो मुझे लगा कि यार इतने लोग कह रहे हैं तो मैं गलत हो सकती है। ठीक है ना, उन्हें बोले चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन लेती हूँ। ठीक है ना डीओ लगा के। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ मंशा का डायलॉग भी है। ठीक है ना, कई लोगों का डायलॉग होता है ना, जैसे कोई लोग हमेशा कुछ भी बात बोलते हैं गाली देके शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो मंशा का डायलॉग है, कुछ भी बोलती है ना तो हमेशा ही बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ डीओ लगा के। ये टैगलाइन है, डीओ लगा के लिख भी देते हैं। एक है वाली मैंने, ई होता है, ई होता है बेटा, मैं लगाता नहीं हूँ ना तो मेरे को पता नहीं है। डीओ लगा के, ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई? अब क्या हुआ, सुनो मेरी बात। अब इससे क्या हुआ सुनो, अब इसने बोला बीकानेर के मालिक को बोला कि ठीक है जी बीकानेर के मालिक हम तुम्हारा धंधा खरीदेंगे। बीकानेर के मालिक ने मंशा को अपनी बैलेंस शीट दिखाई। मैं बीकानेर बैलेंस शीट में 10 करोड़ की एसेट थी और 2 करोड़ की लाइबिलिटी थी। तो मंशा ने बोला ओ बीकानेर के मालिक, ओ बीकानेर के मालिक, क्या बोला? ओ बीकानेर के मालिक, ओ बीकानेर के मालिक, तेरी एसेट 10 करोड़ की है, 2 करोड़ की अगर मैं तेरी लाइबिलिटी घटा दूं तो तेरे नाम का पैसा, जो मालिक का पैसा, जो कैपिटल है वो कितनी है? 8 करोड़ है। सही बात है ये नहीं है? भाई एसेट में से लाइबिलिटी घटेगी तो क्या आएगी? कैपिटल तो आएगी। अरे बेटा सुन भी रहा है मेरी बात? ठीक है ना, 8 करोड़ आएगी। तो क्या हुआ, मंशा ने बोला बीकानेर के मालिक को
ओ बीकानेर के मालिक, क्या बोला, ओ बीकानेर के मालिक 10 में से 2 करोड़ की लायबिलिटी घटा दूंगी तो मालिकों वाला पैसा 8 करोड़ निकलता है, ले पकड़ 8 करोड़। मंशा ने 8 करोड़ दे दिए। आया सही में नहीं आया? बीकानेर के मालिक को आगे गुस्सा, हाँ या ना, ठीक है ना, बीकानेर के मालिक को क्या आ गया, गुस्सा, ठीक है ना। अरे वो इतना ही लगाती है यार, तेरे को पता नहीं है, वो नहाती नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वो टॉयलेट टॉयलेट कह रहा हूँ, वॉशरूम में भी जाती है तो भी सैन चढ़ के आ जाती है, ठीक है, डीओ लगा कर आ जाती है। बाकी मम्मी मैं नहा ली, ऐसी है। बताओ, बताओ, बिछा तुम्हारे टीचर भी नहीं है, टीचर ही मतलब, टीचर भी बेचिया, आओ बेचिया, आओ, आओ पढ़े बेचिया, ठीक है ना। चल मत करो ऐसे, पढ़ लो, बोले जा रही है। सुनो मेरी बात, तो भैया बीकानेर के मालिक को आगे गुस्सा, बीकानेर के मालिक ने बोला तू पागल हो गई है क्या, मोटी बुद्धि है, हाँ हूँ वो तो हूँ, ठीक है ना, तुझे ना चला चलाया गल्ला मिल रहा है, तू अपना बिजनेस खोल दी, तेरे को कितनी टेंशन होती, तुझे चला चलाया गल्ला मिल रहा है, आएंगे ना, पहले दिन ही बैठेगी, पैसा बढ़ेगा पैसा, बात करोगे। तो मनीषा ने बोला क्या चाहिए तुम्हें, कि भैया बात ये है कि मैंने जो इस बीकानेर को बनाने में मेहनत करी है, मुझे मेरी मेहनत का कुछ क्या चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। बोलो हाँ यार, ये जो बीकानेर का मालिक मनीषा से एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है ना, दिस इज कॉल्ड गुडविल का अमाउंट, क्या बोलते हैं, गुडविल का अमाउंट मांग रहा है वो, मेहनत का पैसा मांग रहा है, भाई मेहनत से गुडविल बनती है ना, तो मेहनत का पैसा मांग रहा है वो, है ना। और मनीषा इसको वो पे करेगी, हाँ भाई ठीक है सही बात है, बनता तो है, तेरा पैसा पे करना, मैं पे कर दूंगी। इसका मतलब है कि मनीषा ने गुडविल परचेज करी है, इसकी परचेज गुडविल की कहते हैं से। आया समझ में नहीं आया, मेरी बात इतनी क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। तब इसमें मनीषा कह रही है कि यार मैं इसे गुडविल कैसे कैलकुलेट करूं, मैं चलो एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लूंगी, पिछले 3 4 4 साल का निकाल लूंगी एवरेज, लेकिन मैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कैसे निकालूं, बात क्लियर हो गई। तो देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज, इतनी कहानी सुनाने के पीछे कहानी क्या है, सुनना, इतनी बातें बोलने के पीछे कहानी क्या है इसमें साइकोलॉजी नंबर ऑफ परचेज की क्या है, ये सुनना। मनीषा ये सोच रही है कि आज जहां बीकानेर है, आज जहां बीकानेर है, अगर मैं अपना बिजनेस खोलूं वो तो इस पोजीशन में नहीं होगा, एक नया बिजनेस और एक पुराना बिजनेस सेम पोजीशन पे नहीं होने वाला। मेरी बात क्लियर हो गई। मंशा ये सोच रही है, अब जो मैं बोल रहा हूं मंशा ये सोचेगी कि आज जहां बीकानेर है, अगर मैं अपना रेस्टोरेंट खोलती हूँ, रेस्टोरेंट खोल नहीं रही, वो अपने रेस्टोरेंट खोल नहीं रही, वो ये सोच रही है कि अगर मैं आज अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलती हूँ, बीकानेर को परचेज नहीं करती हूँ, तो आज जहां बीकानेर है मुझे वहां तक पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? दोबारा बोलता हूं, मंशा ये कह रही है कि अगर आज मैं बीकानेर परचेस नहीं करती, ये नॉन नेम परचेस नहीं करती, मैं खुद के नाम का धंधा ओपन करती हूँ, खुद के नाम का रेस्टोरेंट ओपन करती हूँ, तो आज जहां बीकानेर है वहां तक पहुंचने में मुझे कितने साल लग जाएंगे। तो सपोज कैलकुलेशन निकल कर आती है, देखो जी इतना मेहनत कर रहे हैं, यहां तक पहुंचने में तुम्हें लग जाएंगे मान के चलो 6 ईयर्स। मैंने ऐसे ही मान लिया, 6 7 8 9 10 पूछ भी ले लो, 6 ईयर्स लग जाएंगे। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं होगी? 6 साल लग जाएंगे तुम्हारे, बात क्लियर हो गई नहीं होगी? लेकिन अब मंशा के 6 साल लगने वाले नहीं है, क्योंकि मंशा ने खुद का धंधा ओपन, उन्हें बीकानेर को परचेज करा है। तो इसका मतलब क्या निकला वंशिका दीदी, बीकानेर परचेज करने से वंशिका की 6 साल की मेहनत बच गई। यानी कि वंशिका क्या कर रही है कि बीकानेर के मालिक से 6 साल की मेहनत बाय कर रही है। आया समझ? वो बाय करने की क्या कहलाता है, परचेज गुडविल। बात क्लियर हुई? मैंने फॉर्मूले की बात नहीं करी, मैंने बात करी है मुद्दे की, मैंने बात करी है कॉन्सेप्ट की कि नंबर ऑफ परचेज होता क्या है। आया सही में नहीं आया? तो बीकानेर की सॉरी मंशा की 6 साल की मेहनत बच गई बीकानेर को परचेज करने से। आया? इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, कि एक तरीके से मंशा ने कितने साल परचेज कर, कितने साल की मेहनत परचेज कर ली, नंबर ऑफ ईयर ऑफ। बोलो वंशिका दीदी क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत है इस बात में?
हाँ बेटा शिवम क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो मुझे बताओ अभी फॉर्मूला क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो। सबको क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब इसका दूसरा मेथड आता है, क्योंकि देखो जिस हिसाब से समय बच रहा है उसमें सुपर प्रॉफिट तो नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट अगेन आधा घंटा लेगा, ठीक है ना। ठीक है, इसका मैं दूसरा वाला कराता हूँ तुम्हें। कौन सा? वेटेड एवरेज। छोटा है और हो जाएगा लिमिटेड टाइम में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्लीज सामने देखिएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी सिंपल एवरेज नहीं है, वेटेड एवरेज। कौन सा है? वेटेड एवरेज। दीदी आ जाओ, दीदी गुडविल का फॉर्मूला बोलेंगे। देखो ऊपर फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। दोबारा बोलो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ, एक बार बोलो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। देखो मेरे बच्चे, अब हम एवरेज प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, अब यहाँ पर बस एवरेज की जगह क्या लिख देना? वेटेड एवरेज। क्या बात है, क्या बात है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू सेम नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, मेरे शोनो शोनो बच्चों, मुझे बताओ बराबर से, ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मुझे बताना है। मुझे क्या बताना? खाली वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में। क्लियर है मेरी बात? हाँ है ना? तो बताइए, अब यहाँ पे लिखते हैं वेटेड, बोलो क्या लिखते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं? प्लीज सामने, प्लीज सामने, प्लीज सामने। टोटल प्रोडक्ट, बोलो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ये बोलो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ये भैया टोटल प्रोडक्ट टोटल वेट कहां से आएगा? बेटा इसके लिए बनानी पड़ेगी तुमको एक टेबल। क्या बनानी पड़ेगी? एक टेबल। प्लीज सामने देखना, प्लीज सामने, प्लीज सामने। पहले मैं इमेजिनरी फिगर लेके टेबल बनाऊंगा, मैं इमेजिनरी फिगर लेके टेबल बनाऊंगा। बेटा देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? ईयर। बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? प्रॉफिट। इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट एडजस्टेड प्रॉफिट। क्लियर ही नहीं है? और मुझे बताओ, क्या मुझे वंशिका दीदी, क्या मुझे एडजस्टेड प्रॉफिट के बारे में बताना है? नहीं। बता के तो आ रहा हूँ एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है। बताओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो। ठीक है ना? बात क्लियर होगी? नहीं होगी? क्लियर है? ये मैंने सिखाया था, हंस रही है। ठीक है, कहाँ पे? कौन सी मूवी? कौन सी मूवी थी? हैरी पॉटर में। हाँ जी, ऐसे बहुत अच्छी स्माइल नहीं दी है तुमने, मेरे पे हंस रही हो तुम, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ तुम ये बताओ मेरे पे। वेट और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। अब देखो ऑब्वियस बात है, अगर मैं पूछूंगा मंशा से, मंशा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो मंशा बोलेगी डिओ, सैंड, इटर, ठीक है ना, खुशबू। प्रोडक्ट बोल, बेटा उसे पता ही नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर ये ए है, ये बी है, ये क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बी। ये है इटर, डिओ, सैंड, परफ्यूम, परफ्यूम, इतर। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब देखो तुम्हें यहाँ पे मान लो तुम्हें 2011 का, 2012 का, 2013 का, 2014 का, ऐसे 4 साल और 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है प्रॉफिट। बात क्लियर हो गई? चलो तुम्हें प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर, सपोज मान के चलो 1000, सपोज 1200, 1500, 2000। बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। वेट 1 2 3 4। बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? हाँ या ना। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ये? 1000। ये कितना हो गया? 2400। 15 दिया 4500, 2 चौका 8। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? इसे टोटल कर दो, इसे टोटल कर दो। इसे बोलते हैं सिग्मा। इसे बोलते हैं सिग्मा। ये कितना आ रहा है? 10 और ये 15,900। सही बात है। अब इसे उठा के यहाँ पेल देना। कहाँ पे? टोटल प्रोडक्ट कितना निकाला तुमने? 15,900। दीदी वेट कितना निकाला तुमने? 10। दीदी कितना आ गई है? 1590। तो दीदी क्या आ गई? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और बस इसको उठा के यहाँ ले जाना, नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना और तुम्हारा आंसर बाहर।
यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना, ये तो मैंने बात कर दी थी वो जो खत्म हो गई बात। अब लेकिन मैंने समझाने वाली बात तो ज़्यादा करी नहीं यहाँ पर कि क्या कर रहा है आपने, ये तो बता दो हमें। देखो पहली बात करते हैं, पहले लिखते हैं, क्या दीदी क्या कह रही हो? हाँ पहले बात करते हैं, वे यहाँ लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑलवेज ऑलवेज अप्लाई इन केस ऑफ ट्रेंड, ऑलवेज अप्लाई इन केस ऑफ ट्रेंड। ये हमेशा ट्रेंड में अप्लाई होता है। कहाँ पे अप्लाई होता है? ट्रेंड में अप्लाई होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कहाँ पर? ट्रेंड में। अब तुम्हारे मन में ये ट्रेंड क्या होता है, ठीक है ना? देखो जी, अब यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एक बना दो ट्रेंड का केस ए, एक बना दो ट्रेंड का केस बी। तो बेटा मैं मान लेता हूँ ये 2011 है, ये 2012 है, ये 2013 है, ये 2014 है। 15 में कितने भी साल ले सकता हूँ, 5 साल में 4 साल ले लिए, ठीक है। अब मुझे बताना, ये 10,000 है, ये 20,000 का प्रॉफिट है, ये 30,000 का प्रॉफिट है, ये 40,000 का प्रॉफिट है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ना। और मान लो ये 50,000 है, ये 45,000 है, ये 30,000 है और ये 20,000 है। मुझे बताओ दोनों में क्या नजर आ रहा है तुम्हें? एक बढ़ रहा है और एक लगातार कम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड। इसे क्या बोलते हैं? ट्रेंड। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? इसे क्या बोलते हैं? ट्रेंड। मतलब मेरे बच्चे, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने बैठूं, अगर मैं इसका ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने बैठूं तो बताओ ये लगातार बढ़ रहा है ना, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, बोलो हाँ ये ना, और इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। ये बात है ये नहीं है? तो जब भी प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो या प्रॉफिट लगातार घट रहा हो, समझ लो वहां पे क्या लगेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हाँ ये ना, यानी कि आपको ये क्लियरिटी आ गई होगी सिंपल एवरेज क्या लगता है और वेटेड एवरेज। ट्रेंड में वेटेड एवरेज लगता है और जहां ट्रेंड नहीं होता वहां सिंपल एवरेज लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चाहे क्वेश्चन में ट्रेंड हो या क्वेश्चन में ट्रेंड ना हो, क्वेश्चन जो मेथड कह रहे हैं वो मेथड लगा देना। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ना लगातार बढ़ रहा है ना घट रहा, प्रॉफिट ऐसे ऐसे हो रहा है और क्वेश्चन कह रहा है वेटेड एवरेज लगा, तुम कहोगे मैं तो नहीं लगा रही वेटेड एवरेज क्योंकि इसमें ट्रेंड नहीं है, मैं नहीं लगा रही, कर ले क्या करेगा? मत करो, नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन ने जो बोला वो कर देना, फिर वहां पे ट्रेंड व्रेंड मत देखना। क्वेश्चन अगर कहे कि एवरेज मेथड लगाओ, एवरेज में तुम्हें कौन सा लगाना है, सिंपल या वेटेड, वो कुछ बता रखा नहीं है, तो अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करना, सिंपल या वेटेड लगा देना। ट्रेंड है तो वेटेड, ट्रेंड नहीं है तो सिंपल एवरेज। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है मेरी बात? नहीं है बोलो हाँ या ना। डर है मेरी बात? ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये सर वेट क्या होते हैं? देखो वेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। आप इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी, प्रेफरेंस कितनी दे रहे हो? बात क्लियर होगी नहीं हो गई? जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, सपोज मान के चलो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मिष्टी जो है मुझे 12th में कैसा रिजल्ट ला के देगी। तो मिष्टी को मुझे क्या करना है? मुझे मिष्टी को स्टडी करना है कि मिष्टी मेरी कैसे स्टूडेंट हो सकती है इन 12th, मुझे कितना स्कोर देके जा सकती है इस मतलब ABSS। क्लियर ही है? तो मुझे बताओ मैं मिष्टी का 6th क्लास का रिजल्ट देखूँ या 11th का रिजल्ट देखूँ? मतलब आप क्या कह रहे हो, लेटेस्ट ईयर का देखो ना सर, क्योंकि लेटेस्ट इसकी परफॉर्मेंस में आप इसको प्रिडिक्ट कर पाओगे। सही बात है ये नहीं है? हाँ है ना। फिर देखना तो 10वीं का देखो, फिर देखना तो 9वीं का देखो, फिर देखना तो 8वीं का देखो। आप समझ रहे हो? मतलब मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी दी? क्लास 11th को, फिर क्लास 10th को, फिर क्लास 9th को, फिर क्लास 8th को। हाँ है ना। यानी कि जो ईयर सबसे पुराना है उसे प्रायोरिटी भी क्या दे रहा हूं मैं? कम दे रहा हूं। आया समझ में नहीं आया? इधर देख लो, बताओ यहाँ पे लेटेस्ट ईयर कौन सा है सबसे बड़ा ईयर, तो प्रायोरिटी ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है। आया समझ में नहीं आया? आया ना। तो बेटा पता है क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को इसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। बोलो हाँ या ना। इसकी प्रायोरिटी के वेट्स के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आया समझ में नहीं आया? हम ये मान लेते हैं कि भाई ये 4 वेट है, एक वेट का 2000 तो 4 वेट का 8000, एक वेट का 1500 तो 3 वेट का, एक वेट का 1200 तो 2 वेट का, मतलब प्रायोरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। ये सिंगल वेट प्रॉफिट मानता है, मैंने कितने मानते हैं? सिंगल वेट, और मल्टीप्लाई करके वेट से मल्टीप्लाई करके इसको प्रायोरिटी में वेटेड में कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है ही नहीं है? और क्या करते हैं फिर हम ये कहते हैं कि देखो वेट के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट आ रहा है
और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट कितने थे 10, मतलब 10 वेट्स का प्रॉफिट आ रहा है हमारा। तो सिंगल वेट का एवरेज कितना आया, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आया समझ में नहीं आया, मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आए ना, ठीक है। तो सर ऑब्वियस बात है, मतलब ऑब्वियस देखो, अब अगर प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे भी देखो लगातार बढ़ रहा है, तो आने वाले साल में हम क्या मानेंगे कि प्रॉफिट और बढ़े। सही बात है, ये नहीं है, ट्रेंड बढ़ता हुआ है, क्लियर है, ये नहीं है, आया या नहीं आया, जल्दी बोलो हाँ या ना। ये वाली कहानी में समझाना चाह रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बस इसमें और कुछ बताने वाली बात नहीं है, बस मुझे वेटेड एवरेज के बारे में बताना होता है, वेट्स के बारे में बताना होता है, ट्रेंड के बारे में बताना होता है, और कोई बात यहाँ पे बताने लायक नहीं है। आया समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो मैं मेथड बताने वाला हूँ अगली क्लास के अंदर, विच इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन 5 मेथडों में सबसे इंपॉर्टेंट पता है कौन सा है, या तो ये सिंपल एवरेज इंपॉर्टेंट है या फिर वो सुपर इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉर्मल है, बाकी नॉर्मल है, बाकी में कुछ नहीं है। लेकिन सुपर प्रॉफिट को बहुत ध्यान से समझना, उसके अंदर मैं बहुत सारी बातें आपको समझाने बतलाने वाला हूं। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आया समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारी जो चर्चा है